Very good morning, students. Myself Dhीरज Gura from Shri Vision. आपका अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। देखिए, लास्ट क्लासेस के अंदर हमने इकोनॉमिक्स के कुछ मेजर इंस्टीट्यूशन की चर्चा की थी। जैसे मैं बात करूं तो सबसे पहले हमने डिस्कस किए थे IMF क्या होता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। उसके बाद हमने डिस्कस किया था वर्ल्ड बैंक क्या है। फिर नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था IFC क्या होता है। आज की क्लास के अंदर हम एशियन डेवलपमेंट बैंक को डिस्कस करेंगे कि एशियन डेवलपमेंट बैंक क्या होता है और ये कब स्थापित हुआ था, इसके क्या क्या कार्य हैं, कैसे इसके संपर्क हैं, कैसे इसकी सदस्यता ली जाएगी, इसकी कार्यप्रणाली क्या है, सारी चीजें हम इस वीडियो के अंदर पूरे डिटेल से समझेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए ताकि हम एशियन डेवलपमेंट बैंक को आपको अच्छी तरीके से समझा सकें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस ऐसे एशियन डेवलपमेंट बैंक हम अच्छे से कवर कर लेंगे। हाँ, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक की अगर बात करें, सबसे पहले हम इसके नाम को डिस्कस करते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक। देखिए स्टूडेंट, ये ऐसा बैंक है जो एशिया का है। नाम से बोलना है, एशियन का मतलब एशिया महाद्वीप का, और डेवलपमेंट का मतलब क्या होगा, विकास। ऐसा बैंक जो एशिया के विकास के लिए बनाया गया है, एशिया महाद्वीप के विकास के लिए बनाया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य एशिया महाद्वीप को आगे बढ़ाना है। जो इसके अंदर निवास करते हैं, चाहे कितने भी देश हैं जो एशिया महाद्वीप में आ रहे हैं, उन सबको ये क्या करता है, डेवलप करने के उद्देश्य से, उसको विकसित करने के उद्देश्य से बैंक स्थापित किया गया है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो इस बैंक की स्थापना जो हुई थी वो ECAFE के तर्ज पर हुई थी। ECAFE क्या है? इकोनॉमिक, E से इकोनॉमिक, C से कमीशन, E से इकोनॉमिक, C से कमीशन फॉर एशियन के बारे में, एंड फार ईस्ट, एशियन फार ईस्ट, जो एशियन के फार ईस्ट हैं, दूर दराज इलाके में एशिया के हैं, उनकी इकोनॉमिक कमीशन के तहत इसकी स्थापना हुई थी। सबसे पहले एक परवर समिति ने इसको एक रूप दिया था, जो दिया था 1963 के आसपास। ठीक है, हिंदी में से बोलते हैं एशिया व सुदूर पूर्व एक आर्थिक क्षेत्र, एशियन व सुदूर पूर्व आर्थिक क्षेत्र। इसके अंतर्गत 26 नवंबर 1966 को इसकी स्थापना के तत्वाधान में एक आयोजन किया गया, जिसमें मंत्री स्तरीय बैठक रखी गई थी, और मंत्री स्तरीय बैठक के अंतर्गत अनेक अनुमोदन हुए थे। एक समिति नियुक्त हुई थी जिससे एशियन विकास बैंक की स्थापना हुई थी। एशियन विकास बैंक अपने अस्तित्व में आया था, लेकिन इसके अंतर्गत बैंकॉक सम्मेलन किया गया था। मुख्य रूप से ध्यान रखिए, बैंकॉक सम्मेलन इसी के अंतर्गत किया था, और बैंकॉक सम्मेलन के अंतर्गत ही इसकी स्थापना हुई थी। ये ध्यान रखना, बैंकॉक सम्मेलन किससे संबंधित है? एशियन डेवलपमेंट बैंक से, एशियन आर्थिक विकास केंद्र से। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो मार्च 1965 में समझौता पत्र तैयार हो गया था, और 26 नवंबर 1966 से लागू हो गया था। देखो, मार्च में समझौता हुआ, 65 के आसपास इतना समझौता चलता रहा, और 66 तक ये एप्लीकेबल हो गया था। जहां तक हमने बात की थी IFC की, IFC के साथ ये मिलकर ये बना था। ठीक है, IADP या ADP बना था। तो अलग अलग मैंने आपको ये भी दिखा रखा है कि IFC बना 1955 में, ठीक है, IDA बना 1960 में, IADP बना 1960 में, और ADB बना 1964 में। एशियन डेवलपमेंट बैंक जो हम डिस्कस अब कर रहे हैं, जब इसकी शुरुआत हुई थी 1966 से, स्थापित हो गया था 1964 से, पूरा का पूरा स्थापित हो गया था। और इसकी जो मुख्य स्थापना है, उस स्थापना के साथ ही इसका जो मुख्य कार्यालय है वो है मनीला में। कहाँ पे है? मनीला। और ये मनीला रहता है फिलीपाइंस में। फिलीपाइंस नाम की जगह पर इसका कार्यालय स्थित है। ये आपको बोर्ड पे दे रखा है, होप कि आपको ये दिख रहा होगा, फिलीपाइंस। तो मनीला फिलीपाइंस में है, वहां पर इसका कार्यालय स्थित है। तो मनीला फिलीपाइंस में ECAFE सम्मेलन के तहत एशियन डेवलपमेंट बैंक का
कार्यालय स्थित किया गया है। अब हम बात करते हैं इसके उद्देश्य की। तो उद्देश्य के रूप में अगर मैं बात करूं तो मुख्य रूप से इसके 5 उद्देश्य हैं। अब हमें इस उद्देश्यों को रटना नहीं है, समझना है, ताकि हम अपने इस उद्देश्य को बना सके। जरूरी नहीं है कि एग्जाम में अगर आपको पॉइंट आए तो पॉइंट के थ्रू ही आप उसको लर्न करो, नहीं, आप उसको बनाने की कोशिश करो ताकि वो चीजें आपके लिए इजी हो जाए। तो सबसे पहले आप देखते हैं पूंजी विनियोग में प्रोत्साहन, ताकि अब देखो पूंजी विनियोग का मतलब क्या है? पूंजी के विनियोजन में सहायक। विनियोजन होता है लगाना पैसा, पूंजी को लगाने में सहायक। मतलब अगर किसी देश को अपने देश के उत्पाद वस्तुओं को उत्पादन करने में कोई पैसा लगाना है तो उसके लिए प्रोत्साहन करना पड़ेगा। ऐसे प्रोत्साहन को हम बोलते हैं पूंजी विनियोग में प्रोत्साहन। इसके बाद अगर बात करें तो पूंजी विनियोग तो आपको समझ में आ गया, पूंजी लगाने के लिए प्रोत्साहन देना, मतलब ये ऋण की व्यवस्था भी करता है। वास्तवदारी की पूंजी विनियोग मतलब पूंजी लगाना। और अगर कोई भी देश पूंजी लगा रहा है तो कहीं कहां से आएगा वो? एशियन डेवलपमेंट बैंक से। इसका मुख्य उद्देश्य है कि किसी भी देश को पूंजी विनियोजन में दिक्कत ना आए। अगर उसकी पूंजी कम पड़ रही है तो वो कौन देने का श्रम करता है, कष्ट कौन करता है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। नेक्स्ट हम बात करते हैं समय के साधनों को विकसित करना। अब देखो समय के साधनों को कैसे विकसित करेंगे? तो देखो समय का मतलब खुद, साधन मतलब जो भी हमारे साधन है उनको विकसित करना का मतलब क्या हो गया? खुद के साधनों को ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करना। जैसे एग्जांपल, आपके पास कोई भूमि पड़ी है, कोई श्रमिक पड़े हैं, कोई भी संसाधन पड़े हैं, उन संसाधनों का उपयोग उत्पादन में करोगे ताकि वो साधन प्रयोग आकर विकसित किए जा सके। और विकसित होंगे तो कहीं ना कहीं उनका विकास भी होगा। तो खुद के साधनों को यूज किया जाए ताकि हमें बाह्य संसाधनों का प्रयोग कम से कम करना पड़े। जितने बाह्य संसाधनों का प्रयोग हम कम से कम करेंगे उतनी लागत क्या आएगी? हमारी कम आएगी। और समय के संसाधन यूज करेंगे तो हमारे संसाधन विकसित होंगे। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक कोई ठेकेदार है, अगर वो खुद के संसाधन प्रयोग करेगा तो उसकी खुद की संपत्तियां बनेगी। अगर वो किराए पे संसाधन लेके आएगा तो उसकी संसाधनों की लागत तो लगेगी, लेकिन वो संसाधन पर निर्भर हो जाएगा। उसको निर्भरता को ही दूर करने के लिए समय के संसाधनों पर निर्भरता का पॉइंट विकसित किया गया। और ये क्या कहते हैं? ये लोगों को ये कहते हैं कि विश्व के जो भी बड़े बड़े देश हैं जो एशिया में आते हैं उनको ये कहते हैं कि आप अपने साधनों को विकसित करो, अपने साधनों पर निर्भर करो। ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी है, क्योंकि अगर आप आत्मनिर्भर बन जाओगे तो आपको दूसरे साधन की आवश्यकता ही नहीं है। थर्ड आता है सभी देशों की योजना को समन्वित करना। जितने भी देश की योजनाएं हैं जो एशिया महाद्वीप के अंदर आती है, और देखो दूर दराज का मतलब क्या? कोई इधर है, कोई उधर है, कोई इधर है, कोई उधर है, बीच में बहुत सारे समुद्र आते हैं, पृथ्वी के बीच में गैप भी बहुत है। देखो एशिया पूरा महाद्वीप आपने देखा होगा, उसके अंदर भारत भी आता है। तो बहुत दूरियां हैं और दूरियों को दूर करने से ही हम कह सकते हैं कि हमारा बैंक अस्तित्व में है। देखो हम दूरियों को कम क्यों कर रहे हैं? ताकि हर देश के दूसरे देश के साथ जो लिंक है वो बहुत अच्छे हो। वो कब होंगे? जब सभी देश की योजनाएं भी एक साथ होंगी, सभी देश एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होंगे, उनमें दिक्कतें बहुत कम होंगी, तब वो योजनाएं भी सम्मिलित करेंगे, साथ साथ विकास भी बहुत तीव्र गति से होगा और समन्वित विकास होगा। समन्वित का मतलब सभी देशों का विकास एक तरह से समान रूप से होगा। नहीं तो कुछ देश ज्यादा तरक्की कर रहे हैं, जैसे चाइना है। चाइना का आजादी का दिन यही था 1946-7 के आसपास, 8 के आसपास था। हमारे से 1 साल बाद चाइना आजाद हुआ था। लेकिन आज की बात करें तो चाइना हमारे से बहुत ज्यादा आगे है। किस मामले में? उत्पादन के मामले में। जनसंख्या की दृष्टि से देखो आगे है ही, भारत का दूसरा स्थान आता है। लेकिन उत्पादन की दृष्टि से अगर चाइनीज के कोई प्रोडक्ट की बात करें तो आप देखो कोई भी मोबाइल फोन्स हैं, उनके सारे प्रोडक्ट है लगभग वहां से बनते हैं, क्योंकि वो कम लागत पर ही उत्पादन करते हैं। वहां इतनी ज्यादा लेबर नहीं है, जबकि भारत में लेबर बहुत ज्यादा है, वो मशीनों से ही कार्य करते हैं। और वहां का सिस्टम क्या है? सारा प्राइवेटाइजेशन है, जो कि यहाँ की सरकार के प्राइवेटाइजेशन में लगी हुई है। जैसे मोदी सरकार ने आए दिन सभी चीजें को प्राइवेटाइजेशन किया हुआ है, तो धीरे धीरे वो प्राइवेटाइजेशन मतलब वो चाइना वाली टेक्निक को अपना रही है। जैसे अमेरिका ने अपनाया हुआ है, वहां पर सारा कुछ प्राइवेटाइजेशन है। तो ऐसी तकनीकें से अर्थव्यवस्था तो बिछड़ती है, लेकिन इससे जो हमारी योजनाएं हैं वो समन्वित हो सकती है। एक तरह का एक रिस्क है कि भाई सारा देशों को आत्मनिर्भर बनाना, तो ये बहुत बड़ी रिस्क है। तकनीकी सहायता की बात करें तो टेक्नोलॉजी के मामले में भी हमें हेल्प नहीं पड़ती। जैसे आज भी बात कर लें तो आज भी
हम दूसरी टेक्नोलॉजी के लिए किसी अन्य देश में निर्भर हैं। जैसे अभी मैं बात करूँ तो हम कुछ मशीन्स के बारे में बात करूँ तो फोटोकॉपी जो मशीन है या कोई भी प्रिंटर है उसके लिए हम जापान पर निर्भर हैं। हमारे देश में कोई मशीन ही बनती है, सारी जापानी बनती है। आज देखो जो ब्रदर्स के प्रिंटर है, एचपी के प्रिंटर है, जापानी टेक्नोलॉजी के थ्रू है। और इसी कारण हम तकनीकी रूप में भी किससे निर्भर है, अन्य देशों से। तो तकनीकी सहायता कौन प्रदान करेगा, एशियन डेवलपमेंट। एशियन डेवलपमेंट आपको क्या करेगा, कोई भी तकनीकी समस्या आ रही है या कोई मशीन नहीं मिल रही, कोई इक्विपमेंट नहीं मिल रहा, कोई वित्तीय सहायता नहीं मिल रही, तो आप किसी अन्य व्यक्ति से लेकर दे सकते हो या फिर प्रदान कर दो ताकि वो उस मशीन को बनाने में अपना यूनिट, अपना उद्योग स्थापित कर सके। अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से रुचि, हाँ इनको अलग अलग संस्थाओं से रुचि लेनी पड़ेगी। जैसे एशियन डेवलपमेंट बैंक मान लो आज स्थापित हुआ है, तो आज से पहले जितनी भी संस्थाएं स्थापित हुई है उन सब से लिंक रखने पड़ेंगे। जैसे अब बात करें तो आईएफसी से भी लिंक रखना पड़ेगा, आईडीपी से भी लिंक रखना पड़ेगा, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन अंतरराष्ट्रीय विकास संघ, आईईबीए से भी लिखना पड़ेगा, इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट बैंक, और आईएडीबी से भी लिखना पड़ेगा। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक से भी लिखना पड़ेगा, ठीक है, आईएमएफ से भी लिखना पड़ेगा। तो सबसे लिंक रखने पड़ेंगे क्योंकि हमें समन्वित विकास के लिए हमें संपूर्ण विकास तभी हो सकता है जब हम सभी देशों को एक समन्वित रूप में ही चर्चा करें। तो यहाँ तक आपको ये चीज़ें समझ में आ गई। हमने दो टॉपिक डिस्कस किए हैं कि एशियन डेवलपमेंट बैंक है क्या और इसके उद्देश्य क्या है, ये चीज़ें आपको क्लियर होगी। दूसरी बात हमने ये की थी कि इसके बहुत सारे अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के साथ लिंक होने चाहिए। देखो लिंक सबसे बड़ी बात है, अगर आपके एक से ज़्यादा संस्थाओं के साथ लिंक होंगे तो दिक्कतें बहुत कम आएंगी, और जितनी दिक्कत कम आएगी उतना ज़्यादा विकास ज़्यादा होगा। क्योंकि अगर आपको किसी भी चीज़ में दिक्कत आ रही, मान लो किसी देश के किसी दूसरे देश के साथ संबंध खराब हो गए, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक इनमें से किसी भी संस्थाओं के साथ जुड़ा हुआ है तो कहीं भी किसी भी संस्था से मदद मांग सकता है, दिक्कतों को दूर कर सकता है, दो देश के जो भी आर्थिक संबंध है वो सुधार सकता है। कहीं भी किसी भी तरीके की अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो एशियन डेवलपमेंट बैंक सभी संस्थाओं के साथ मिलकर उस समस्या का समाधान कर सकता है। ऐसा नहीं है कि वो अकेला ना होकर वो क्या करेगा, सभी संस्थाओं के साथ लिंक रखेगा जिससे ये दिक्कतें हमारी बहुत कम हो जाएगी। इसके अलावा अन्य भी आता है पॉइंट आपका, नेक्स्ट पॉइंट आता है अन्य विविध। अब विविध समस्याओं में सारे आए। देखो अगर आपको कोई पॉइंट लग रहा है कि हमारे पॉइंट कम रह गए हैं तो अब नेक्स्ट पॉइंट अपना जो अंतिम पॉइंट है वो विविध बना सकते हैं। और विविध बनाने से क्या होगा, चीजें आपकी कंप्लीट होती जाएगी, विविध में आपकी चीजें कंप्लीट होती रहेगी, ठीक है। और विविध लिख देना तो आपके सारे जो बचे हुए पॉइंट वो सारी से आ जाएंगे, भले ही आपने कम लिखी हो, 5 लिखी हैं, लेकिन जो पॉइंट रह गया वो विविध में आ जाएगा। और विविध में आने से आपका उत्तर पूरा हो जाएगा, क्योंकि कोई भी पॉइंट अगर छूट गया आपसे गलती से और आपको मान लो ये पॉइंट याद नहीं रहेगा समय के साथ में मान लो, तो क्या होगा, विविध में आ गए भाई, हम भूल गए कोई बात नहीं। तो ये एक बार रिकॉल कर लेंगे कौन कौन से पॉइंट पढ़े। नंबर 1 पूंजी विनियोग करने में सहायता। दूसरा हमने पॉइंट क्या पढ़ा, दूसरा पॉइंट पढ़ा अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के साथ लिंक। आप कोई मर्जी बोल दो, सीरीज में बोलने की जरूरत नहीं है, ये पॉइंट मैंने बोला था आप ये भी बोल सकते हो, ठीक है। इसके साथ अन्य सदस्यों की संस्थाओं के साथ लिंक, ये भी हो गया दूसरा पॉइंट, मैंने छठा बोल दिया, पांचों बोल दिया। इसके अलावा आपकी संसाधनों को योजनाओं को समृद्ध करना, तकनीकी सहायता और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के रुचि। तो एक बार वापस भी 5 पॉइंट मेरे साथ रिकॉल करें। नंबर 1 अंतरराष्ट्रीय सहायता, नंबर 2 दूसरा अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के साथ संबंध, तीसरा तकनीकी सहायता, नंबर 4 सभी संसाधनों पर निर्भरता, और नंबर 5 के अंदर आएगा कि सभी देशों को समन्वित करना और उनकी योजनाओं को समन्वित करना, ठीक है। तो अन्य पॉइंट आ जाएगा आपका विविध पॉइंट, जिसके अंदर आपके अन्य सभी उद्देश्य जो आप लिखना चाहते हो वो इसमें पैराग्राफ के अकॉर्डिंग लिख सकते हो। तो इस तरीके से एशियन डेवलपमेंट बैंक हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। लेकिन एशियन डेवलपमेंट बैंक के कुछ वीडियोस अभी नहीं आए आपको, मैंने अभी एशियन डेवलपमेंट में स्टार्ट ही किया है, इसके कुछ वीडियोस और पड़ेंगे जो आपको इसके अंदर जैसे सदस्यता है कि एशियन डेवलपमेंट की सदस्यता कैसे मिलेगी, एक चीज़ वो रहेगी, और इसकी कार्यप्रणाली क्या है, क्या इसके फायदे हैं, क्या इसकी आलोचनाएं हैं,
तो वो अभी तक इसके अंदर मैंने अभी डिस्कस नहीं की है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहिए, छोटे वीडियो के अंदर मैं इसे बता दूँ। तो जो इसके आलोचनाएं हैं, लाभ है, हानियाँ हैं, जिसको आलोचना बोल सकता हूँ, क्योंकि आलोचना को लाभ या हानि से भी इंगित किया जा सकता है। तो जो भी इसके बाकी पॉइंट्स रह गए हैं, जैसे इसकी पूंजी, कितनी पूंजी से स्टार्ट होना चाहिए, कितने संसाधन हैं, क्या इस बैंक का क्या स्ट्रक्चर रहता है, कौन कंट्रोल करता है, कौन सब कंट्रोल करते हैं, कितने मेंबर होते हैं, कितने सब मेंबर होते हैं, सारा इसका प्रबंध कौन करता है, बैंक का नियंत्रण कौन करता है, इसकी नियुक्ति कहाँ से कितनी होती है, जो इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, संचालक मंडल होते हैं, उसमें कितने सदस्य होते हैं, उसके नीचे जो कार्यकारी मंडल होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि जो इससे नीचे वाले आते हैं मध्य स्तर वाले, उसमें कितने सदस्य होते हैं, कैसे इनकी नियुक्ति होती है, और कितने कितने सदस्य होते हैं, और कैसे ये मताधिकार का प्रयोग करते हैं, इसका सदस्य कौन बन सकता है, कौन नहीं बन सकता, वो सारी जानकारी मैंने अगली वीडियो के अंदर कवर की हुई है। उसके लिए हमारी नेक्स्ट वीडियो देखिए, जो हमारी आने वाली वीडियोस के अंदर आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने एशियन डेवलपमेंट को कवर किया है। अभी तक हमने सिर्फ ये डिस्कस किया कि एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुई, 26 नवंबर 1966 को, लेकिन मार्च 1965 से समझौता होने लगा था, 66 की स्थापना होगी। ECAFE ये याद रखना है, EC से मतलब होगा इकोनॉमिक कमीशन फॉर, ए से आगे एशियन फार ईस्ट कमीशन के नाम से स्थापित हुआ था। इसका इसी ने क्या किया था, एशियन डेवलपमेंट बैंक को स्थापित किया था। इसका जो कार्यालय है, जो हेड ऑफिस है या फिर मेन ऑफिस है, वो है मनीला नाम है। मनीला जो मनाली से आता है, तो मनीला, मनाली मनीला थोड़ा थोड़ा लिंक बनता है, तो नीला मन ऐसे मन नीला है, तो नीला मन होगा तो एशिया में होगा, ठीक है। तो मनीला नाम की जगह है, वो फिलीपाइंस नामक कह सकते हो कि देश के अंदर है, और इस देश के अंदर बैंकों के नाम पे एक सम्मेलन हुआ था, और बैंकिंग सम्मेलन इसी को बोल रहे हैं, जो हम हिंदी में बोलते हैं इसको आर्थिक विकास एशियन दूर दराज क्षेत्र। तो इसके अंदर हमने ये एशियन डेवलपमेंट किया है। तो ये सारी इसकी ब्रांचेस हैं, ये अलग अलग कौन है, जिसको इसको स्थापित करने के लिए बहुत सारे संस्थाओं ने सहयोग किया था। देखो वर्ल्ड बैंक हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, वर्ल्ड बैंक स्थापित हुआ था 1944 के आसपास, और ये 1945 के आसपास लगा, ये 1955 में लग गया था स्थापित, ये 1960 में लगा था डेवलपमेंट। IADB बना 1960 में, मतलब ये और ये लगभग सेम ही, नाम चेंज किया बस, नाम परिवर्तन किया बस। इसके अलावा ADB ये वाला है 1964, अब देखो 64 में स्टार्ट हुआ, 66 में बन गया। 64 और 66 लगभग दोनों ही चलते रहते हैं, जबकि एक्चुअल में इसका एक्ट तो 64 ही बनता है, 66 तो हम कह सकते हैं कि स्थापना हुई है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने एशियन डेवलपमेंट किया। उसके बाद हमने उद्देश्य लिस्ट आपके सामने है, ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हुई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। इसी तरीके की आगे जो भी आपको इकोनॉमिक्स की वीडियो है वो मेरे द्वारा दी जाएगी, ठीक है। तो आप सबका बहुत बहुत आभार हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, धन्यवाद, शुभ दिन।